नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के सेकंड पेपर वेव एंड ऑसिलेशंस में हमने कल मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर और इस बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर को शॉर्ट में बीजी के नाम से काफ़ी कहा जाता है का अध्ययन प्रारंभ किया था। और मैंने आपको बतलाया था कि बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ख़ास तौर से डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर का। दिस इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। और हमने आपको इसमें बताया था कि जब कोई कॉइल है, कॉइल में करंट फ्लो की जाती है तो रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। रीस्टोरिंग फोर्स के साथ साथ दो प्रकार के और डिफ्लेक्टिंग कपल भी इस पर काम करते हैं। फर्स्ट जो डिफ्लेक्टिंग कपल है वो मैकेनिकल डैम्पिंग टॉर्क होता है, जिसका मान माइनस गामा डी थीटा बाई डी टी होता है। और सेकंड जो कपल आता है, जो टॉर्क आता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण आता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण कॉइल में जो इंडक्शन करंट हैं वो उनसे उत्पन्न होगा और इसका मान माइनस एम अपॉन आर डी थीटा बाई डी टी होगा। फिर हमने उस कुंडली पर लगने वाले परिणामी बलागुण का समीकरण लिखा था। आपको ध्यान आ गया होगा, परिणामी बलागुण का जो समीकरण लिखा गया था, टॉर्क इज इक्वल्स टू माइनस सी थीटा माइनस गामा डी थीटा बाई डी टी माइनस एम अपॉन आर डी थीटा बाई डी टी लिखा गया था। तो इस समीकरण के राइट हैंड साइड में जो दोनों पद हैं, लास्ट टू टर्म्स, पहला मैकेनिकल डैम्पिंग टॉर्क है, जबकि जो दूसरा आ रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के इंडक्शन करंट के कारण आ रहा है कॉइल में। और जो पहला पद है माइनस सी थीटा, यह है रीस्टोरिंग कपल आ रहा है। और सी का मान आप जानते हैं, क्योंकि मैकेनिक्स में इलास्टिसिटी में हमने पूरा डेरिवेशन इसका किया हुआ है। सी इज इक्वल्स टू ईटा पाई आर 4/2 है। और इस मास्टर इक्वेशन से फिर हमने इक्वेशंस निकाली थी, डिफरेंशियल इक्वेशंस निकाली थी, उसको सॉल्व किया था। और उसको सॉल्व हमने पहले की तरह 3 केसेज में किया था। आर इज ग्रेटर देन ओमेगा जीरो। ओमेगा जीरो से आप परिचित हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर है। दूसरा केस लिया था आर इज इक्वल्स टू ओमेगा जीरो। आर इज ग्रेटर देन ओमेगा जीरो पर आपने देखा था कि जो मोशन हो रहे हैं, कुंडली की जो गति हो रही है वो डेड बीट या एपीरियोडिक हो रही है। और दूसरा केस जो था आर इज इक्वल्स टू ओमेगा जीरो, इसमें भी जो कुंडली की गति है वह विक्षेपित होकर के न्यूनतम समय में ही बिना दोलन के स्थिर अवस्था में आ जाती है। तीसरा केस इंपॉर्टेंट है, जो आर लेस देन ओमेगा जीरो है। इसमें कुंडली आवर्ती गति करती है, दोलनी गति करती है। और हमने उसको कल हल निकाला था और उसमें थीटा का मान निकाल लिया गया था। थीटा इज इक्वल्स टू थीटा जीरो ई की पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी। आपको ध्यान होगा थीटा इज इक्वल्स टू थीटा जीरो ई की पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा जीरो माइनस आर स्क्वायर। थीटा जीरो क्या है? अगर डैम्पिंग नहीं है तब आवर्ती गति का आयाम है। हमने थीटा को और समय के साथ ग्राफ खींचा है और इस ग्राफ में आप देख रहे हैं जो अलग अलग हमने थीटा 1 बताए हैं, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, 5, 6, उनके जो आयाम हैं वो आयाम कम होते जा रहे हैं। डैम्पिंग की प्रेजेंस के कारण मैंने डिफरेंट टाइम पर, जैसे t बराबर 0 है, t बराबर t/4 है, t बराबर 3t/4 है, t बराबर 5t/4 है, इन सभी
समयों पर मैंने थीटा के मान रखे हैं, जिनको मैं थीटा 0, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 कह रहा हूँ। आप चित्र से देख रहे हैं और गणित से भी देख रहे हैं कि थीटा 1 का मान थीटा 2 से ज़्यादा है, थीटा 3 से ज़्यादा है, अर्थात जो एम्पलीट्यूड है वो सक्सेसिवली डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। हम इस समीकरण से ये रिजल्ट निकाल सकते हैं, थीटा 1 बाई थीटा 2, यानी दो सक्सेसिव अगर हम रेशो ज्ञात करें, थीटा 1 बाई थीटा 2, थीटा 2 बाई थीटा 3 अथवा थीटा 3 बाई थीटा 4, तो इन सब का जो रेशो का अनुपात है वह मान e की पावर RT बाई 2 प्राप्त होता है, और हम इस अनुपात को स्मॉल d कहते हैं। स्मॉल d क्या है? स्मॉल d अवमंदित दोलनों में दो क्रमागत आयामों का अनुपात है और इसको हम डिक्रीमेंट कहते हैं। यदि इस डिक्रीमेंट का लॉग ले लिया जाए तो लॉग लेने पर जो टर्म हमें प्राप्त होगी वह टर्म लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट कहलाएगा, और जब हम इसका लॉग लेंगे तो आप देख रहे हैं टर्म क्या हो गई है, लॉग d बेस e इज इक्वल्स टू लैम्डा। इसको हमने लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट को हमने लैम्डा कहा है, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू लॉग d बेस e, और इसका मान हो जाएगा RT बाई 2। चूँकि हम जानते हैं 2R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टॉ, वेयर टॉ इज ए रिलैक्सेशन टाइम, देयरफॉर एक्सप्रेशन फॉर लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट बिकम T बाई 4 टॉ और RT बाई 2। यदि हमें थीटा 1 का मान ज्ञात है तो अवमंदन की स्थिति में जो आयाम है थीटा 0, हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए t इज इक्वल्स टू टी बाई 4 पर जो थीटा 1 का मान होगा वह मान कितना हो गया, थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 0 e की पावर माइनस t बाई 8 टॉ। देयरफॉर थीटा 0 बाई थीटा 1 इज इक्वल्स टू e की पावर t बाई 8 टॉ इज इक्वल्स टू e की पावर लैम्डा बाई 2। हेंस थीटा 0 इज इक्वल्स टू थीटा 1 e की पावर लैम्डा 2, e की पावर x को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ये रिजल्ट हो जाएगा थीटा 1 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस हायर टर्म्स। चूँकि लैम्डा का जो मान है वो काफ़ी अल्प होता है, इसलिए जो हायर टर्म है हम उनको नेगलेक्ट कर सकते हैं, और हायर टर्म को नेगलेक्ट करने पर हमें थीटा 0 का जो मान प्राप्त होगा वह मान हो जाएगा थीटा 1 प्लस लैम्डा बाई 2, और मैंने इसको इक्वेशन नंबर 4A कहा है। आप देखिएगा लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट में लैम्डा का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहला आयाम लिया और दूसरा मान लीजिए nth आयाम हमने ज्ञात किया, अर्थात थीटा 1 बाई थीटा n ज्ञात किया, तो हम इसको और अन्य आयाम के अनुपातों में किस प्रकार से लिख सकते हैं, सक्सेसिव रेशो में लिख सकते हैं। थीटा 1 बाई थीटा 2 मल्टीप्लाइड बाई थीटा 2 बाई थीटा 3 मल्टीप्लाइड बाई थीटा 3 बाई थीटा 4 डैश 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 करके थीटा n माइनस 1 अपॉन थीटा n, एंड दिस सक्सेसिव रेशो बिकम e की पावर माइनस 1 बाई e की पावर n माइनस 1 लैम्डा। ये हमने रिजल्ट इक्वेशन 4 से ले लिया है, और जब हम इसका लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, सो लैम्डा की एक्सप्रेशन निकल के जो आ रही है वह एक्सप्रेशन निकल के आ रही है 1 अपॉन n माइनस 1 लॉग बेस e थीटा 1 अपॉन थीटा n। लॉग जो बेस e पर है इसको आप बेस 10 पर कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब बेस को 10 पर कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते हैं हमने ऐसा कार्य रेडियो एक्टिविटी वगैरह में भी पहले काफ़ी किया है, 2.303 का फैक्टर हमें यूज करना है। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन n माइनस 1 लॉग बेस 10 थीटा 1 अपॉन थीटा n। प्रयोगशाला में लैब में मान लीजिए लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट ज्ञात किया जाए, तो जैसे हमने कहा हम कोई अनुपात ज्ञात करेंगे, तो मान लीजिएगा हम लैम्डा का मान ज्ञात करने के लिए प्रथम और 11वां आयाम लेते हैं, इतना स्लॉट हम ले सकते हैं, और उसकी मदद से हम लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट यानी लैम्डा का मान ज्ञात कर सकते हैं।
बीजी बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का एक और इम्पोर्टेंट कार्य है कि हम बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर की मदद से कुंडली में जो आवेश का मान प्रभावित हो रहा है हम उसको भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा, मान लीजिए जो कोई कुंडली है और उसमें किसी टाइम t पर करंट I फ्लो हो रही है, तो कुंडली पर जो टॉर्क का मान लगेगा वह टॉर्क का मान NIBA लगेगा। NIBA, N कुंडली में घेरों की संख्या है, I जो करंट फ्लो कर रही है, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई और A कुंडली का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। ध्यान रहे, ये जो टॉर्क का एक्सप्रेशन हमने NIBA निकाला है, इसका पूरा डेरिवेशन हम पेपर थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो इकाई थर्ड है, यूनिट थर्ड है, उसमें इसका पूरा डेरिवेशन वहाँ पर सिद्ध करने वाले हैं और यह परीक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। तो वहाँ पर ये हम सिद्ध करेंगे। यहाँ पर हम इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। तो जो टॉर्क का मान लगा वह टॉर्क का मान NIBA हो गया और यह मान कितने के बराबर होगा? dJ/dt। जो कोणीय संवेग होता है हम जानते हैं वह मान J = I ओमेगा डैश होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं NAB 0 to T I dt और 0 से T समय पर जब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो यह मान हमें कुल आवेश का मान दे देगा। परिणाम स्वरूप I ओमेगा डैश = NABQ। यहाँ पर जो ओमेगा डैश टर्म आई है यह ओमेगा डैश कुंडली की कोणीय वेग है। आप जानते हैं हमने 12th क्लास में रिजिड बॉडीज में हमने ये सीखा हुआ है कि इस कुंडली का जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, उस कुंडली का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का मान 1/2 I ओमेगा डैश स्क्वायर होगा। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। देयरफॉर अवमंदन की अनुपस्थिति में यह ऊर्जा जो बनेगी कुंडली के ऐंठन बलाघूर्ण के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होगी। देयरफॉर जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 1/2 I ओमेगा डैश स्क्वायर = 0 to θ0 C θ d θ। इस प्रकार का जो इंटीग्रल है उसके ये बराबर होगी, क्योंकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का मान 1/2 I ओमेगा डैश स्क्वायर है और जो भी ट्विस्ट उस कुंडली में हो रहा है उसके ये बराबर कार्य करेगी। हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं और इंटीग्रल को सॉल्व करके हमें ओमेगा डैश का मान प्राप्त हो जाता है। ओमेगा डैश का मान प्राप्त आ रहा है √of C/I θ0। ओमेगा डैश का जो मान मिला है, इस ओमेगा डैश के मान को आप इस इक्वेशन में रख सकते हैं। I ओमेगा डैश = NABQ। इसमें ओमेगा डैश का मान सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा और ओमेगा डैश का मान सब्स्टिट्यूट करने पर हमें Q का मान प्राप्त होगा और Q का मान इस प्रकार से प्राप्त होगा I/C विदिन स्क्वायर ब्रैकेट C/NAB स्क्वायर θ0 स्क्वायर। हम Q का मान प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जो ऐंठन दोलन का आवर्तकाल है वह आवर्तकाल T = 2π√I/C होता है। देयरफॉर आवेश की जो समीकरण आई है, आवेश की समीकरण में √I/C को हम आवर्तकाल के रूप में रिप्लेस कर सकते हैं। देयरफॉर चार्ज की जो एक्सप्रेशन बनेगी वह एक्सप्रेशन हो गई है T/2π CNAB θ0। हम θ0 का मान जानते हैं। θ0 का मान है θ1 1 + λ/2। Therefore, we can replace θ0 in this expression for charge by θ1 1 + λ/2. Therefore, the expression for charge become T/2π C/NAB θ1 1 + λ/2. Hence, expression for charge become K θ1 1 + λ/2, where K = T/2π C/NAB। इस K जो कांस्टेंट निकल के आया है, हम इस कांस्टेंट को बैलिस्टिक कांस्टेंट कहते हैं और इस इक्वेशन की सहायता से हम आवेश के मान की गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से
मैंने बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से एग्जाम्पल से जो मूलतः डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, हम किस प्रकार से लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट निकाल सकते हैं, कुंडली के दोलन की क्या शर्त होगी, कुंडली के दोलन में आयाम का मान क्या होगा, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का मान निकालना, फिर हमने बैलिस्टिक कांस्टेंट का ये अथवा आवेश के मान का निर्धारण भी इस तरीके से कर लिया है। यह आर्टिकल इस प्रकार से यहाँ समाप्त होता है और अब हम कल जो फोर्स ऑसिलेटर हैं या ड्रिवन ऑसिलेटर हैं उनका कार्य प्रारंभ करेंगे। आप देख रहे हैं कि इकाई 1 में जो अपनी यूनिट 1 है फिजिक्स सेकंड की, उसमें ये लास्ट टॉपिक है ड्रिवन ऑसिलेटर या फोर्स ऑसिलेटर। इस कार्य को पूरा करने के बाद अपनी यूनिट 1 का जो कार्य है वो पूर्ण हो जाएगा। आपसे अपेक्षा है कि थोड़ा सा अभ्यास निश्चित रूप से करते रहें। धन्यवाद, शुभकामनाएं।